आज हम लोग इज मैटर अराउंड अस प्योर का आई सपोज दिस इज द फोर्थ लेक्चर में सर थर्ड लेक्चर ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ओके, मैटर, जब भी मैटर का बात होता था तो आप लोगों को ये तो मालूम है कि मैटर उन चीजों को बोला जाता है जिसके पास एक डेफिनेट मास होती है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, उनको मैटर बोला जाता है। ओके, बट मैं यदि आपसे मैटर का सिंपलेस्ट फॉर्म का बात करूं तो उसको क्या बोलते हैं, बता सकते हो? सिंपलेस्ट फॉर्म कौन मुझे बताएगा? मैटर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो? सर एटम। मतलब एलिमेंट बोल सकते हो। मैटर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है एलिमेंट, जो बनी होती है वन टाइप ऑफ एटम से। सिर्फ एक प्रकार के एटम से बना रहता है। और बालको एक बात बताना कि एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करती, जब एलिमेंट आपस में कंबाइन करता है तो क्या बनता है? सर कंपाउंड। ओके, देखो आज का लेक्चर मैं डिवोट करने वाला हूं एक बहुत स्पेशल चीज को, जहां पे केमिस्ट्री का, समझ लो इसको माना जाता है एक ऐसा पॉइंट जो किसी बच्चे के केमिस्ट्री को स्ट्रांग बना देता है और किसी बच्चे के केमिस्ट्री को वीक कर देता है। तो आज की क्लास में जो सारे चीज मैं डिस्कस करूंगा वो केमिस्ट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाता है, क्योंकि बहुत बच्चे इन चीजों को समझ नहीं पाते जो मैं आज डिस्कस करूंगा। और इन चीजों को आप अभी नहीं समझोगे फिर 11-12 आते आते ही तक आपकी डमाडोल स्थिति रह जाती है केमिस्ट्री में। फिर केमिस्ट्री को आप रटना शुरू कर देते हो, जो कि केमिस्ट्री एक रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो चलिए आज का क्लास मैं स्टार्ट करने वाला हूं एलिमेंट के डिस्क्रिप्शन के साथ, और एलिमेंट किस तरह कंबाइन करके कंपाउंड बनाती है उस डिस्क्रिप्शन के साथ। ओके, अंडरस्टूड? लेट्स बिगिन। अब बच्चों मुझे बताना कि साइंस को अभी तक कितने एलिमेंट्स का पता चला है? 118 सर 118। साइंस को अभी तक 118 एलिमेंट्स का पता चला है टिल डेट। आगे आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा है क्या अपने केमिस्ट्री के करियर में? कभी ऐसा चीज देखा है? यस सर। ये क्या है? यस सर। ये सर ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियडिक टेबल है। पीरियडिक टेबल में जहां पे पूरे 118 एलिमेंट को सजाया गया है। ओके, पूरे 118 एलिमेंट यहाँ पे सजे हुए हैं। और ये जो सजावट है इसके बारे में अभी तो आप लोग नहीं समझोगे ये क्यों इस तरह सजाया गया है। सजाने का रीजन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, क्योंकि सर इसमें बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, ए ब्लॉक, डी ब्लॉक, ले भाई बात मेरे, अभी पी ब्लॉक एस ब्लॉक मत कर, ये सब सुने हुए हो कहीं? अभी एसपी ब्लॉक में नहीं जाना है बेटा, ध्यान से सिंपल में समझो पहले। ओके, जंप नहीं। एक्चुअली क्या होता है, पीरियडिक टेबल जो है ना, इसमें ग्रुप और पीरियड्स होते हैं। ग्रुप और पीरियड्स होते हैं, इनको हम ग्रुप बोलते हैं। ऐसे ऐसे जो है इनको ग्रुप बोलते हैं। ओके, इस प्रकार हमारे पीरियडिक टेबल में 18 ग्रुप है। 1 से स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये वाला 18 ग्रुप। ओके, एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है। ओके, सर फिर से बोलिए ना। एक ग्रुप में
सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स। समझ गए बात को? गॉट इट? Yes, sir. हमारे पीरियडिक टेबल को 18 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप वर्टिकल होती है, ये ध्यान में देना। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे। 18 ग्रुप, ये सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप। ओके, 18 ग्रुप इस तरह। पीरियड 7 है। 7 पीरियड कैसे? देखो, ये वाला एक पीरियड हो गया हाइड्रोजन और हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन दूसरा पीरियड। इस तरह कर करके टोटल 7 पीरियड है। 3, 4, 5, 6, 7। गॉट इट? तो हमारा पीरियडिक टेबल 7 पीरियड ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल और 18 ग्रुप में बांटा गया। और एक ग्रुप में प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं सेम होती है, सेम नहीं सॉरी सिमिलर होती है, मिलता जुलता प्रॉपर्टी। पीरियडिक टेबल एक बहुत ही मार्वलस अरेंजमेंट है जिसके दम पे आप लोगों को, यदि मान लो ये लिथियम का रिएक्शन पता चल गया, तो लिथियम का रिएक्शन जो होगा वो सोडियम का लगभग मिलता जुलता होगा, पोटासियम से मिलता जुलता होगा। मैग्नीशियम का रिएक्शन पता चल गया तो कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का, बेरियम का मिलता जुलता रिएक्शन। तो केमिस्ट्री आपके लिए आसान होते जाएगी जैसे ही समय आगे बढ़ेगा। ओके, क्योंकि यदि आप जैसे कि इस ग्रुप में आप मान लो नाइट्रोजन का प्रॉपर्टी समझ लेते हो, तो ये फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, मतलब मिलता जुलता प्रॉपर्टी होगा इस ग्रुप में। ओके, चलिए ये सारे डिटेल्स तो आपको स्टैंडर्ड 10th में पढ़ने हैं, बट हाँ ये सारे जो अरेंज किए वो एलिमेंट्स हैं। ओके, अब मान लो एक पल के लिए मैग्नीशियम का मैं इतना बड़ा पत्थर उठाता हूँ, तो मैग्नीशियम का जो पत्थर है वो बने हुए हैं छोटे छोटे मैग्नीशियम के एटम से। और मैग्नीशियम के ये जो छोटे छोटे एटम्स हैं सब एक होंगे, है ना? सारे मैग्नीशियम ही के एटम होंगे, ये भी मैग्नीशियम का एटम, ये भी मैग्नीशियम, सारे मैग्नीशियम के ही एटम। तो एलिमेंट्स जो रहती है वो बनी होती है वन टाइप ऑफ एटम से। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स, है ना? जो भी एलिमेंट्स होती है वो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से बनी होती है। जैसे मैं एक एल्युमिनियम का इतना बड़ा मान लो कोई टुकड़ा लेता हूं, तो इसमें जो छोटे छोटे एटम्स हैं वो सारे तो एल्युमिनियम के ही होंगे ना, ऑब्वियस सी बात। तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो बने होते हैं एक टाइप ऑफ एटम से। और मुझे एक बात बताना, एटम्स आपस में कंबाइन करके क्या बनाती है? सर मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड, आपने पढ़ा है ये सर मॉलिक्यूल। एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाती है। मॉलिक्यूल्स दो टाइप की होती है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट मतलब एलिमेंट का बात हो रहा है, मतलब वहां पे सिर्फ एक ही प्रकार के एटम आपस में कंबाइन किए। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट जिसमें एक ही प्रकार के एटम्स। एक होती है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ओके, जो कंपाउंड्स बनते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के एटम कंबाइन होते हैं। ओके, कंपाउंड्स आपको मालूम है कि मतलब दो अलग प्रकार के एटम कंबाइन करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन। और आपको मैं ये बता चुका हूं कि वो एक कॉम्बिनेशन फिक्स्ड रेशियो में होता है ना? ये मालूम है ना, कॉम्बिनेशन फिक्स्ड रेशियो में होता है। ओके, देखो अब मॉलिक्यूल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब उसके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एटम रहता है। जैसे कि नोबल गैस होते हैं ना, जो भी नोबल गैस, हीलियम हो गया, नियन हो गया, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन,
सबके मॉलिक्यूल में एक ही एटम होगा। हीलियम गैस जो रहता है ना, देखो He 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 इस तरह रहता है, He He इस तरह रहता है, ठीक है ना, समझ गए? ओके, तो मोनो एटमिक मॉलिक्यूल होता है, मतलब हीलियम के मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम है। डाई एटमिक मॉलिक्यूल, डाई एटमिक मॉलिक्यूल उनको बोला जाता है जिनके मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं। देखो बालक, एक इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखना आप लोग कि ऑक्सीजन जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है ना, वो O के फॉर्म में नहीं करता है। 2 ऑक्सीजन इकट्ठे रहते हैं और ऑक्सीजन गैस के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। समझ गए बात को? N2 नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, H2 हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ओके, कहीं भी आपको सिर्फ O O O O ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता दुनिया में। यदि ऑक्सीजन गैस का एक सिलेंडर दिया मैंने आपको, तो उसमें क्या होगा मालूम है? O2 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 O2, मतलब 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं। समझिए बात को? वही हीलियम गैस का सिलेंडर दूंगा तो उसमें सिंगल सिंगल हीलियम होगा, सिंगल सिंगल हीलियम हीलियम ऐसे करके, ठीक है? तो डायटोमिक हो गया। अब चलो मुझे बताओ, तो मैं ये वाला गैस बात कर रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कितना एटमिक है? इसका एक मॉलिक्यूल में कितना एटम? सर 2 2, तो ये डायटोमिक हो गया, ठीक है? चलो, मान लो मैंने आपको ये गैस दिया सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये क्या है? सर 3 है, तो ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। ओजोन का नाम सुने? ओजोन लेयर यस सर। यस सर O3 से बनती है, तो ओजोन ट्राई एटमिक है। टेट्रा एटमिक वो एलिमेंट्स जिनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं 4 एटम से बने रहते हैं। ओके, गॉट इट? जैसे फास्फोरस लेते हो, तो फास्फोरस यदि लोगे ना बेटा आप, तो फास्फोरस का एक एक, जैसे फास्फोरस का मैंने आपको इतना बड़ा दिया पत्थर, तो उसमें P4 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 अलग अलग रहेंगे। अंडरस्टूड? तो टेट्राएड हम लोग पढ़ोगे सीनियर क्लास में आने के बाद, उसके स्ट्रक्चर इत्यादि सब कुछ पढ़ोगे, ठीक है? ऑक्टा एटम मतलब उसके एक मॉलिक्यूल में 8 एटम रहेंगे, जैसे सल्फर। अंडरस्टूड? तो मॉलिक्यूल समझ रहे हो ना? एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स 2 प्रकार के, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट मतलब सेम प्रकार का एटम होगा, जैसे ये सब है। ओके, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड मतलब डिफरेंट प्रकार के एटम्स। कितने सारे एटम एक मॉलिक्यूल में रहती है? दैट इज इट्स एटमिसिटी। वेरी सिंपल, इसको हम लोग बोलते हैं एटमिसिटी। एटमिसिटी का डेफिनेशन आपसे कोई पूछ ले, तो एटमिसिटी का डेफिनेशन होगा नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। ओके, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। गॉट इट? एक मॉलिक्यूल में कितने सारे एटम्स रहते हैं, वो उसकी एटमिसिटी। इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर देता हूं इसको। देखो ये सारी चीज आप लोग चैप्टर 3 में पढ़ोगे जाके, बट मैं आपको इस चैप्टर में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जरूरी है यहाँ पे इसको समझना। वहां पे भी डिस्कशन होगी, बट यहाँ पे भी इन चीजों को समझना जरूरी है। देखिए अब क्या होता है, ये सब चीज शायद आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये सारी चीजें जूनियर बच्चों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए ये चीज। देखो एलिमेंट्स के नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं। ओके, तो बड़े बड़े नाम हर जगह लिखना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए उनका सिंबल लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जॉन बर्जेलियस एक ऐसे साइंटिस्ट थे, जॉन नहीं, उनका नाम जोहान बर्जेलियस था। जोहान बर्जेलियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला था कि एलिमेंट के नाम को शॉर्टकट फॉर्म में लिखा जाए, और बाद में
केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है IUPAC, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सर कौन से साइंटिस्ट का नाम बोले? ऊपर में लिखा होगा बेटा। ओके, जोहान बर्जेलियस। जोहान बर्जेलियस एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि अब एलिमेंट का जो इतना बड़ा बड़ा नाम है, हम लोग एलिमेंट का नाम नहीं लिखें। जैसे क्या होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हो, RPF लिखते हो। उसी प्रकार इन्होंने बोला कि एलिमेंट्स के नाम को आप शॉर्टकट में लिखा जाए, तो बहुत जगह लेगा यदि नाम लिखोगे। और जॉन बर्जेलियस के कॉन्सेप्ट को IUPAC जो केमिस्ट्री से रिलेटेड डिसीजंस लेती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसने बोला कि हाँ ये बात सही है, ये मेथड फॉलो किया जाए। तो एलिमेंट्स का सिंबल देना शुरू हुआ। तो जॉन बर्जेलियस ने बोला था सिंबल किस तरह देना है। एक्चुअली मान लो उसका नाम है कोबाल्ट, कोई भी चीज है उसका नाम मान लो कोबाल्ट है, तो जॉन बर्जेलियस ने बोला कि एक काम करो, उसके नाम का पहला अक्षर उठा ले और पहला अक्षर को कैपिटल लिखना और दूसरा अक्षर को स्मॉल लेटर में लिखना। तो या तो 2 लेटर उठा लो उसके नेम से, या तो उसके नेम से सिंगल लेटर उठा लो, उसका सिंबल बना लो। जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल N रख दिया गया, सिर्फ उसके नाम से N उठाया गया। सिंबल लिखने टाइम ये ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी भी एलिमेंट के सिंबल में 2 लेटर्स हैं तो पहला लेटर कैपिटल हैंड में, दूसरा लेटर स्मॉल हैंड में, भूलिएगा मत। ओके, और उसके नाम से ही सिंबल बनाया जाएगा। देखो गोल्ड का सिंबल क्या होता है, कोई बताएगा? सर AG AU। AU। गोल्ड का सिंबल होता है बच्चों AU। ओके, AU होती है गोल्ड की सिंबल। अब बोलोगे सर AU तो इसके नाम में कहीं है ही नहीं, तो AU क्यों इसका सिंबल है? द रीजन इज, देखो गोल्ड का नाम लिया गया है लैटिन नेम से। लैटिन कंट्रीज होती है ना, वहां पे गोल्ड को ऑरम नाम से पुकारा जाता है और गोल्ड का नाम AU रख दिया गया। सिल्वर को क्या सिंबल है? AG। AG। लैटिन देशों में इसको अर्जेंटिटम अर्जेंटम नाम से जाना जाता है। तो A और U उठाया गया इसके नेम से, मतलब यहाँ से A लिया गया और ये U लिया गया, सॉरी A और G लिया गया। ओके, अर्जेंटम। कोई भी 2 लेटर उठाया, मतलब वो तो कन्वेंशन के हिसाब से उठाया गया था। मरकरी का सिंबल HG। HG। HG नाम आया हाइड्रार्जियम से। मरकरी का लैटिन नेम होता है हाइड्रार्जियम, H और G लिया गया इसके नाम से। कॉपर का सिंबल होता है CU। Cu। ओके, तो पहला लेटर C बड़ा होगा, दूसरा लेटर U छोटा होगा। इसका लैटिन नेम है कुप्रम। ठीक है, लेड, लेड का सिंबल बेटा होता है PB। PB। लैटिन नेम है इसका प्लम्बम। ओके, आयरन, FE। FE। द लैटिन नेम इज फेरम। ठीक है ना। सोडियम का Na। Na। लैटिन नेम क्या है? नाइट्रियम। नाइट्रियम। पोटासियम का P। K। K। कैलियम ओके, टिन का सर SN। LB। L। SN। स्टैनम।
ओके, एंटीमनी का SB, S, स्टीबियम, टंगस्टन का W, वुल्फ्राम। अब बालकगण, वुल्फ्राम जो शब्द आया ना, ये आया है आपका एक जर्मन नाम से। तो टंगस्टन का जर्मन नेम है वुल्फ्राम, ये दिमाग में रखें, नॉट लैटिन। तो ये सारे सिंबल जो मतलब लैटिन या जर्मन नेम से लिए गए हैं, आपको दिमाग में रखना, स्पेशल सिंबल्स हैं, इसमें गलतियां ना हो। तो सिंबल क्या होती है? the सिंबल sort of name or element. सिंबल एक शॉर्ट फॉर्म होता है जो स्टैंड करती है किसी एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना। सिंबल एक शॉर्ट फॉर्म होती है जो बताती है एक एलिमेंट का नाम, वेरी सिंपल। और कुछ सिंबल इज अ शॉर्ट फॉर्म जो एक नाम एलिमेंट के नेम को बताता है। तो मैंने तो वो आपको बता ही दिया कि ये सारी गलतियां नहीं कीजिएगा। जैसे कि आप बड़ा सी और बड़ा ओ लिख देते हो तो ये गलती हो जाएगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल है, फॉर्मूला है। ओके, हमेशा सर पहला लेटर बड़ा और पहला लेटर छोटा होगा, तब ये वाला कोबाल्ट का सिंबल होगा, ठीक है ना। तो ये गलतियां ना हो, तो कोबाल्ट का सिंबल आप सी और छोटा हो, बड़ा वो लिख दोगे तो फिर वो दूसरा कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो गया वो, ठीक है ना, समझ गए? सर हाँ बोलो। सर 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 जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का लिखते तो उसमें भी ओ छोटा लिखेंगे? नहीं, उसमें क्या लिखोगे? कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल है ना, एलिमेंट का सिंबल का बात हो रहा है, यस ठीक है ना। मैं एलिमेंट का बात कर रहा हूँ, यस ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड एक यस सर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, इसलिए बड़ा लेटर दोनों लिखा मैंने। एलिमेंट में पहला बड़ा छोटा, ठीक है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपके सामने पड़े हुए हैं, फटाफट इनका सिंबल आप मुझे बताते चल जाओ। सर Mg, सर Mg, Mg, अल्युमिनियम सर L, Al, Al, एल, कैल्शियम Ca, 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 तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सामने में, Ca, अल्युमिनियम का Al, क्रोमियम Cr, Cr, पहला वाला बड़ा लेटर, ठीक है ना, Cr, मैंगनीज सर Mn, 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 कोबाल्ट CO, 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 बड़ा सी छोटा हो, निकल Ni, Ni, सर Ni, जिंक सर Zn, 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 सिल्वर का सर तभी Ag, AU, Ag, 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 बेरियम Ba, Ba, आर्सेनिक Ra, Ar, Ar, yeah, AS, आर्गन का होता है AR, आर्सेनिक का बड़ा A और छोटा S, प्लेटिनम P, 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 रेडियम Ra, Ra, यूरेनियम Ur, Ur, ठीक है, लिथियम Li, 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 दो तीन बार लिख लोगे ना तो दिमाग में आ जाएगा आपको। जर्मेनियम जी, हाइड्रोजन H, select H, H, सिंबल में पूछ रहा हूँ मैं, एलिमेंट का सिंबल पूछ रहा हूँ बेटा, एक एटम का,
मॉलिक्यूल का नहीं पूछ रहा। हाँ हाइड्रोजन गैस बोलूंगा तो आप बोलते तो अलग बात। नाइट्रोजन, N. ऑक्सीजन, O. क्लोरीन, F, F. क्लोरीन, C, C. एल, कार्बन का सी होता है। ब्रोमीन का, Br. Br, अच्छा ब्रोमीन के बारे में एक अनोखा चीज बताओ तो। क्या सर? ब्रोमीन के बारे में एक अनोखा यस सर। ओनली लिक्विड नॉन मेटल, मालूम है ना? क्या yes बोले sir, सर? यस सर। ब्रोमीन के बारे में एक खासियत पूछा था। ब्रोमीन, सर वो नॉन मेटल लिक्विड है। हाँ ओनली लिक्विड नॉन मेटल, सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। एक ऐसा मेटल जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। सर मरकरी। सर मरकरी सर। mercury, आयोडीन, सर I, I. आई। कार्बन, C. C, सी। सल्फर, S, एस। फास्फोरस, P. पी। P, बी। PO, एस आई। SI, एस आई। सर AR. AS। एस। AR, AS, AS, एस। अब ये ना बताएं यार, AS कैसे हुआ? यही तो बताइए। हीलियम, सर H. एच ई। HE। एच ई। फॉर्मूला हाइड्रोजन का क्या होगा? नियॉन, एन ई। NE, आर्गन नहीं आता। AR, लेकिन मैं यहाँ पे AR। आर्गन का बताना चाहता था आप लोगों को, ठीक है ना? आर्गन का AR होगा, ये दिमाग में रख लेना। आर्गन का सिंबल मैं आपको बताना चाहता था, तो आर्सेनिक लिखा गया AR, ठीक है ना? ओके, और एक नोबल गैस जान लो, रेडॉन होता है। ओके, रेडियम नहीं, रेडॉन, RN। ओके, और एक नोबल गैस होती है जेनॉन, XC। XC, क्रिप्टन, KR, है ना? ये सब जानिए, है इंपॉर्टेंट, ठीक है? आप देखो बेटा, सिंबल और फॉर्मूला में आप लोग को फर्क जानना चाहिए, क्योंकि आप लोग देखो आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ोगे, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर में ये चीज जान लेना है आप लोग को। एलिमेंट एक ही प्रकार के एटम से बने हुए चीज को बोलते हैं। अब एलिमेंट का जब शॉर्ट फॉर्म लिखते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंबल। सुन लिया बात को ध्यान से? एलिमेंट Yes. को, एलिमेंट का जब शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंबल, ठीक है ना? और एलिमेंट्स जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है ना? तो किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो मॉलिक्यूल एलिमेंट के भी होते हैं, मॉलिक्यूल कंपाउंड के भी होते हैं। ओके, मतलब क्या है? सिर्फ एलिमेंट मतलब एक एक एटम का सिंबल मैंने लिखा उस एलिमेंट का, आप वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में जब एग्जिस्ट कर रही है तो हम लोग उसको फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है ना? मतलब किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मूला को यदि हम लिखते हैं तो उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि अलग अलग एटम कंबाइन होकर बनी होगी। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सिंबल का मतलब होता है एलिमेंट का फॉर्मूला, और मॉलिक्यूल का फॉर्मूला को हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है? चलिए, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मैं लिखूं O2, तो मुझे एक बात बताओ, O2 ऑक्सीजन का सिंबल होगा, सिंबल होगा क्या? No, sir. No sir. नो सर। सिंबल O होगा। हाँ, O2 फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? Oxygen. ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना? N2 फॉर्मूला है नाइट्रोजन गैस का।
मतलब अब मान लो वाटर लिखते हैं तो वाटर फॉर्मूला है H2O, फॉर्मूला है वाटर का, ठीक है ना। तो फॉर्मूला और सिंबल में फर्क समझ गए। तो सिंबल होता है एलिमेंट का, फॉर्मूला होती है मॉलिक्यूल की, और किसी भी मॉलिक्यूल का हो सकता है। वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला हो सकता है, ओके। वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है ना। समझ गए, ओके ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक इम्पॉर्टेंट वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, यहीं पे पढ़ लिया जाए वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, मजा आ जाएगा। क्योंकि वैलेंसी का कॉन्सेप्ट जब तक आप नहीं जानोगे ना, जब तक आप लोग वैलेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे ना, तब तक आप लोग कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे। वैलेंसी जानना बहुत जरूरी है। देखो वैलेंसी का मैं पुराना जमाना का डेफिनेशन पहले बता देता हूँ आप लोगों को, वैलेंसी का मॉडर्न डेफिनेशन बाद में बात करूंगा आपसे। देखो वैलेंसी का मतलब, पुराना जमाना का डेफिनेशन है, वैलेंसी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितने सारे हाइड्रोजन एटम से कंबाइन कर रहा है। मान लो मैं सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखता हूँ, सॉरी मैं सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मूला लिखता हूँ NaH, ओके। ये सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मूला है। मैं मैग्नीशियम हाइड्राइड का फॉर्मूला लिखूंगा तो MgH2 होगा, ओके। अब कार्बन टेट्राहाइड्राइड बोलो या मीथेन गैस बोलो, CH4, ठीक है ना। एमोनिया गैस का फॉर्मूला NH3। तो मतलब मुझे एक बात बताना कि सोडियम कितने सारे हाइड्रोजन से कंबाइन किया है तो सोडियम हाइड्राइड बना। एक से सोडियम हाइड्राइड बनता है जब सोडियम एक हाइड्रोजन से कंबाइन करता है। मैग्नीशियम हाइड्राइड बनती है जब मैग्नीशियम 2 हाइड्रोजन से कंबाइन करता है। मीथेन बनती है कार्बन जब 4 हाइड्रोजन से कंबाइन करता है। एमोनिया बनती है जब हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन से नाइट्रोजन कंबाइन करता है। तो बोलने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एटम किसी एलिमेंट का कितने सारे हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, वो उसकी वैलेंसी होगी, ओके। वो उसकी वैलेंसी होगी। जैसे आपने देखा PH3 लिखा हुआ, फॉस्फीन गैस होता है ये। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा फास्फोरस की वैलेंसी क्या है, तो भैया फास्फोरस 3 हाइड्रोजन से कंबाइन किया है, एक फास्फोरस 3 हाइड्रोजन से कंबाइन किया, तो फास्फोरस की वैलेंसी 3 हो गई। समझ गए। तो ये तो पुराना जमाना का डेफिनेशन है जो बोलता है वैलेंसी होता है इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जिससे कंबाइन किया है एक एलिमेंट, ठीक है। अब ऑक्सीजन के टर्म में भी वैलेंसी को डिफाइन किया जाता था। जैसे कि देखो मैं लिखता हूं सोडियम ऑक्साइड, ओके। मुझे एक बात बताओ, 2 सोडियम एक ऑक्सीजन से कंबाइन किया है, ठीक है ना। तो एक सोडियम कितने ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा? सर एक। आधा से ना, 2 सोडियम एक ऑक्सीजन से कंबाइन किया है, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। तो एक सोडियम आधा ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। तो ऑक्सीजन के टर्म में यदि वैलेंसी का बात करोगे तो दुगना होता है, सर 2 होता है। ध्यान से सुन ले भाई, दुगना होता है उसका जितने से एक एटम कंबाइन करता है, ओके। तो मतलब 2 कट गया तो 1, अंडरस्टूड। तो सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी 1, समझ गए। जैसे क्या 2 सोडियम कंबाइन किया है एक ऑक्सीजन से, तो एक सोडियम कंबाइन करेगा हाफ ऑक्सीजन से,
तो जितने ऑक्सीजन से कंबाइन करता है उसका दुगना, समझ गया। तो सोडियम की वैलेंसी हो गई 1। तो ऑक्सीजन के टर्म में ये वाला तरीका होता है। यदि मैग्नीशियम कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन से, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला होता है, तो आपको ये देख के कोई बोला कि भैया मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होगा, बताना है आपको। तो एक ऑक्सीजन से एक ही मैग्नीशियम कंबाइन कर रहा है ना, ठीक है ना। यस सर। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी होगा कितना, 2 हो जाएगा। ओके सर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। कितने ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है उसका दुगना, ठीक है ना। एक मैग्नीशियम एक ही ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा तो उसका दुगना। अब ध्यान से देखो, मैं फॉर्मूला लिखता हूं Al2O3, ठीक है ना, गॉट इट। तो 2 अल्युमिनियम कंबाइन कर रहा है 3 ऑक्सीजन से, ठीक है ना। तो एक अल्युमिनियम कितने ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, 3/2 3/2 2 ऑक्सीजन से। तो अल्युमिनियम का वैलेंसी जानना है तो इसको क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो अल्युमिनियम का वैलेंसी कितना हो गया, 3 हो गया सर 3 ठीक है ना। तो वैलेंसी का सिंपल भाषा यही समझ लो कि कितना हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा उसके बराबर, और कितना ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा उसका दुगना, ठीक है ना। गॉट इट, यस सर। समझ गए। तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। वैलेंसी होता है इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, जितना से एक एटम किसी एलिमेंट का कंबाइन करेगा, और डबल ऑफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अंडरस्टूड, गॉट इट। देखो, आप कंपाउंड का कहानी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को नहीं मालूम है, बट कंपाउंड का कहानी पढ़ने से पहले कोई चीज मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। ओके, ध्यान से सुनना इस बात को। देखो, एक साइंटिस्ट थे नील बोर, एक साइंटिस्ट थे नील बोर। उसने क्या बोला था, उसने बोला था ना, इलेक्ट्रॉन एक छोटी सी न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। पहले ध्यान से सुन लो कि एटम का मेन पार्ट क्या होता है। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि एटम के अंदर में 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन होती है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ये तो सब बच्चे जानते हैं। ओके, एटम के अंदर में 3 इंपॉर्टेंट चीज होती है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ये जो न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, एक छोटी सी जगह पे फिक्स्ड रहती, ठीक है ना, एक छोटी सी जगह पे फिक्स्ड रहती, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सर्कुलर रास्ते में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चारों ओर घूमता रहता है। ओके, ये नील बोर ने कहा, नील बोर सर ने बताया था ये चीज। नील बोर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये चीज बताया था कि एक छोटा सा जगह है एटम के बीच में, जहां पे सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जहां सारा रहता है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन अलग अलग सर्कुलर रास्तों में घूमते रहता है, ठीक है ना। अब इसको बोला गया पहला घर, ओके, इसको दूसरा घर, इसको तीसरा घर, फिर उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे ऐसे अलग अलग घर रहेगी। अब नील बोर के हिसाब से पहला सेल, पहला घर को हम लोग के घर भी बोलेंगे, और उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है ना, गॉट इट। दूसरा घर में को हम लोग एल घर बोलेंगे, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तीसरा घर को हम लोग एम घर बोलेंगे, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उसी प्रकार
चौथा घर को हम एन घर बोलेंगे, जिसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उन्होंने ये बात बताया। ओके, जैसे ये पहला घर है तो पहला घर में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरा घर में मात्र 8 ही, तीसरा में मात्र 18 ही, चौथा में मात्र 32 ही। और नियम एक चीज बोलता था कि यदि कोई लास्ट घर है, यदि कोई एटम का लास्ट घर है तो लास्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको भी पढ़ाया ये चीज कि तीसरा घर में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, बट मानो तीसरा घर एक एटम का लास्ट घर है तो उसमें वो 18 इलेक्ट्रॉन नहीं रख पाएगा। यदि लास्ट घर है तो उसमें मैक्सिमम वो 8 ही रख पाएगा। समझ गए? गॉट इट? जैसे कि देखो ध्यान से, हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होती है, तो कैसे कैसे रखेंगे कि पहला घर होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन पहला घर में रख दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होती है तो पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा घर में 8 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं, पहला घर में 2, दूसरा घर में 8। समझ आ रही? अब देखो आर्गन में 18 होती है तो पहला घर में मैक्सिमम 2 आ सकता है तो 2 रखा हुआ है, दूसरा घर में मैक्सिमम 8 आ सकता है तो 8 रखा हुआ है। ओके, तीसरा घर में 18 आ सकती है बट है तो 8 ही इलेक्ट्रॉन ना, तो 2 8 10 और फिर 8 इलेक्ट्रॉन 18। समझ गए? अब 18 तो कहीं से ले नहीं ना आएगा, है तो 18 ही इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 8 तो पहला वाला घर में भर ही दिया, तो 10 हो गया है, तो फिर 8 ही ना बचा, तो 18 हो गया। ओके, समझ गए? तो ये कहानी है। तो देखो क्या होता था एक्चुअली, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको और डिटेल्स में आप लोगों को मैं बताऊंगा बाद में। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और डिटेल्स में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट सिंपल अभी समझ लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है किस प्रकार इलेक्ट्रॉन अलग अलग घरों में रखा हुआ है एक एटम में। ओके, तो हीलियम को छोड़ के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कौशल, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कौशल, और एक दूसरे साइंटिस्ट भी थे जिनका नाम था लुइस। इन दोनों ने अलग अलग गौर किया था, मतलब इसने भी अपना अलग रिसर्च किया था, इसने भी अपना अलग रिसर्च किया था, और दोनों रिसर्च करने के बाद ये गौर किए थे कि अक्सर नोबल गैस जो है ना, एक हीलियम को छोड़ के सबके लास्ट घर में 8 इलेक्ट्रॉन है। और आप सभी को मालूम है कि नोबल गैस किसी से कंबाइन नहीं करती है। आपको मालूम है कि नोबल गैस क्या होती है, किसी से कंबाइन करती है क्या? No, sir. नो सर। रिएक्टिव नहीं है। और नोबल गैस क्या है, स्टेबल होती है, किसी से रिएक्ट नहीं करती, एकदम स्टेबल है। और आप सभी को बच्चा एक बात मालूम है कि स्टेबिलिटी दुनिया चाहता है, हर कुछ स्टेबिलिटी चाहता है दुनिया में। ओके, और हम लोग जैसे स्टेबिलिटी चाहते हैं तो कैसा बनना चाहते हैं? मान लो आपके मोहल्ला में कोई लड़का IIT निकाला और दिल्ली में कोई बच्चा IIT निकाला, तो आपकी मम्मी क्या बोलेगी आपको कि दिल्ली वाला जैसा थोड़े बनने को बोलेगी, बोलेगी आपके सबसे सामने वाला जो मोहल्ला में सक्सेसफुल बच्चा है उसी के जैसा बनने को बोलेगी, है कि नहीं? मतलब समझ लो सक्सेस के मामले में नोबल गैस सबसे सक्सेसफुल है क्योंकि वो स्टेबल है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता। तो दुनिया में जितने भी एलिमेंट है ना, सब अपने लास्ट घर में 8 इलेक्ट्रॉन करने का कोशिश करता है। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भी करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा। जैसे कि मैं आपको थोड़ा समझाता हूं अभी। मान लो सोडियम 11 है, तो आप सभी को मालूम है पहला घर में मैक्सिमम 2, दूसरा घर में 8, अब 1 बचा तो लास्ट घर में 1। तो मुझे एक बात बताओ, सोडियम को ये राज पता चल गया है कि लास्ट घर में यदि 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो स्टेबल रहता है वो चीज। तो सोडियम क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो भैया इसका लास्ट घर में 8 हो गया। तो सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो स्टेबल हो गया, तो सोडियम की वैलेंसी हो गई 1। यस सोडियम की हो गई वैलेंसी 1 क्योंकि सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है नोबल गैस के जैसा बनने के लिए, ओके, स्टेबल बनने के लिए।
अल्युमिनियम का 13 होता है। तो कैसे लिखेंगे? 2 8 3, है ना? पहला घर में 2, सेकंड घर में 8, लास्ट घर में 3। तो सोडियम को कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है? 3। तो सोडियम की वैलेंसी हो गई, अल्युमिनियम की वैलेंसी हो गई 3। ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन होता है टोटल। ओके, तो मुझे एक बात बताओ कि ऑक्सीजन क्या करेगा? सर इलेक्ट्रॉन गेन 2 करेगा। गेन करेगा। ये क्या करेगा? 2 गेन कर लेता है। जब 2 गेन कर लेगा तो इसकी भी वैलेंसी, मतलब वैलेंसी का मॉडर्न डेफिनेशन क्या बोलता है कि एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है। ओके, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। ओके सर बोलो। सर कार्बन क्यों, सर किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देता क्यों नहीं कार्बन? बेटा कार्बन का कहानी पढ़ने के लिए अभी आपको थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है ना? बाद में बताएंगे उसे। ओके 2 5, तो नाइट्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना है? सर 1। सर 3। 3 नहीं, 8 करने के लिए सर 3 कर रहा हूँ। सर 3। 8 नहीं करना है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताना। मान लो मैग्नीशियम है 12, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगी? 2 8 2। सर 2। 2 8 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हो गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो लास्ट घर में 8 हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। तो आप लोगों को, आई सपोज आप लोगों को आप कहानी समझ आ रहा है, ठीक है ना? वैलेंसी का मतलब होता है, मॉडर्न डेफिनेशन में बात करूं तो, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी कि एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि वो अपने लास्ट घर में 8 इलेक्ट्रॉन कर पाए। बोलने का मतलब वो सबसे सामने वाला नोबल गैस का जैसा बन जाए, मतलब नोबल गैस के लास्ट घर में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी यही बोल रहा है कि एक एटम को कितना इलेक्ट्रॉन लूज करनी है या गेन करनी है ताकि वो सबसे सामने वाला नोबल गैस के जैसा बन जाए। मतलब बोलने का लास्ट घर में 8 कर दे। ओके, ऑक्टेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट बोलने का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट घर में कर दे। ओके समझ गए? अब देखो, आप सभी को मालूम, एक बात और बता देता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम में। ओके, एक एटम के अंदर में जितने प्रोटॉन होती है ना उतनी ही इलेक्ट्रॉन होती है, ये दिमाग में रखिएगा। एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होती है। प्रोटॉन के चार्ज को, ओके, प्रोटॉन के चार्ज को हम 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं। ओके 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, तो -1 चार्ज मान सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन का। अब मुझे एक बात बता दो कि एक एटम में यदि 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है, ओके, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना, चार्जलेस होता है। तो एक एटम में न्यूट्रॉन 5 0 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज कितना होगा? 0। 0 5 प्रोटॉन से 5 यूनिट चार्ज, 5 इलेक्ट्रॉन से -5 यूनिट चार्ज, तो एटम हो गया न्यूट्रल। तो ये दिमाग में रखिएगा बालक, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब एटम पे कोई चार्ज नहीं है, एटम न्यूट्रल होती है। ओके अब देखो ध्यान से, एटम
यदि इलेक्ट्रॉन लूज करके, ध्यान से सुनेगा, एटम यदि इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी पाता है तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे एक बात बताओ, एक एटम में 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो रहा था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का चार्ज कैंसिल कर रहा था, तो एटम न्यूट्रल। ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि किसी कारणवश ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो ये प्रोटॉन का चार्ज कैंसिल करने के लिए तो कोई बचा नहीं, तो एटम पे चार्ज कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी उस एटम को, तो हम एटम को बोलेंगे कि अब वो पॉजिटिव आयन बन गई। आयन शब्द यूज किया जाता है जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है, ठीक है ना। आयन शब्द का कब यूज होता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है, समझ गए बात को। तो एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा होगा तो पॉजिटिव आयन बन जाएगी। ओके, और पॉजिटिव आयन को बोला जाता है कैट आयन। आप याद रखिएगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। कैटायन में, कैट आयन में जो ये टी है प्लस साइन से मिलता जुलता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन। ओके, तो कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव आयन, दिमाग में रखिएगा। तो एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो आयन बनता है। आयन का मतलब होता है चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल, तो मतलब चार्ज वाला जो एटम रहेगा ना उसको हम लोग आयन बोलते हैं। अंडरस्टूड, चार्ज वाला एटम को हम लोग आयन बोलते हैं। ओके, ये दिमाग में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. और एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबिलिटी पाता है, मानो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करती है और स्टेबिलिटी पाती है, तब जो चीज बनता है वो नेगेटिव आयन बनती है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, एटम जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, स्टार्टिंग में तो उतना ही होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। अब किसी कारणवश एक इलेक्ट्रॉन बाहर से उसमें आया, तो ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे का चार्ज कैंसिल कर रहा था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन कैंसिल करेगा, नहीं करेगा, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब हो गया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर जाएगा तो एक यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अंडरस्टूड, तो वो बन जाएगा नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन को हम लोग नाम बोलते हैं एनायन। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल से मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। सोडियम में 11 होती है, अभी बताया आप लोगों को। Yes. तो सोडियम 281 होता है। तो सोडियम यदि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसका रास्ता साफ हो जाता है स्टेबिलिटी का। Yes, sir. Yes, sir. तो वो बन जाएगा एक्चुअली Na+, मतलब पॉजिटिव आयन, ठीक है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है। ओके, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। ओके, अब कहानी यहाँ पे देखना, मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन भी 287 है। अब मुझे एक बात बताओ, क्लोरीन स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा सर क्या? एक गेन सर करेगा। गेन करेगा सर एक। 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना थोड़ा मुश्किल का रास्ता है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना लफड़ा वाला बात है, उससे अच्छा कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने से भी उसका काम बन जाएगा, 8 हो जाएगी लास्ट में, बट नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा मुश्किल का काम है, तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है। तो क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन यदि इसको कहीं से मिल जाए तो कहानी सेट हो जाती है। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम लूज किया है, क्लोरीन बोलता है लाओ हम गेन कर लेते हैं, तो क्लोरीन गेन कर लेता है, तो 288
8 हो जाता है उसका, ठीक है ना। हो गए, स्टेबल हो गया। अब ध्यान देना है आप लोगों को, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब बच्चों देखो सोडियम क्या हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम पॉजिटिव बन चुका है, ओके। और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नेगेटिव बन चुका है। और आप सभी ये जनरल फैक्ट तो जानते ही हो दुनिया में कि पॉजिटिव और नेगेटिव चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है ना। तो सोडियम मानो Na+ बन गया और क्लोरीन मानो Cl- बन गई, ओके। तो सोडियम प्लस और Cl- पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और NaCl इस तरह तैयार हो जाता है, एक कंपाउंड तैयार हो जाता है। तो आपको एक सिंपल सा भाषा में आज कहानी समझ आया होगा कि कंपाउंड कैसे तैयार होता है। एलिमेंट मेटल्स होते हैं, मेटल वाले जो एलिमेंट होते हैं भैया वो इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, नॉन मेटल वाले इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ये तो जूनियर क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। यस नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यही गेन और लॉस के खेल में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनती है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और कंपाउंड तैयार हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मूला बताऊंगा और दुनिया में जितना आपको केमिस्ट्री पढ़ने के दौरान फॉर्मूला चाहिए वो सब सिखा दूंगा। और यदि जो आज मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ाऊंगा उसको अच्छे से सीख लिए तो केमिस्ट्री का 33 to 40% चीज आपके लिए आसान हो जाता है। और यदि आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ और नेक्स्ट क्लास जो पढ़ाऊंगा वो चीज आपको नहीं समझ आया तो केमिस्ट्री का 40% बर्बाद, ओके। तो बच्चों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं, आज के सर लिए फिलहाल इतना। हाँ बोलो बेटा। सर अगली क्लास का PDF नहीं भेजे थे आप? हाँ नहीं भेजे थे, सही बात है। वीडियो चढ़ा हुआ है ना, तो वीडियो से नोट्स नहीं बनता है क्या? हाँ यस मतलब आप लोगों को हर चीज में क्या मतलब सुविधा चाहिए सिर्फ। अरे भेज देते हैं, ठीक है, PDF में भेज देता हूँ, चलो ठीक है, वो एक पड़ा रहेगा। बट वीडियो भी तो अपलोड होती है, तो वीडियो को दोबारा देख के क्यों नहीं नोट्स बनाते हो आप लोग? वीडियो चढ़ा रहता है कि नहीं, मिलता है कि नहीं वीडियो? यस यस सर। सर वीडियो से नोट बनाओ ना, एक बार फिर से डिवीजन हो जाएगी, चीजें अच्छे से समझ आ जाएगी। नोट्स को तो PDF भेज दिया, मोबाइल देख के उतार दोगे कॉपी में, क्या फायदा है? ओके, वीडियो चढ़ जाती है, उसको देखो, दोबारा देखो, नोट्स बनाओ, ठीक है। चलिए बाय बाय फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर।